हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूएम प्रेप हब। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल का टर्म क्या है। यहाँ पे आपको ईयर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बेसिकली अटॉर्नी जनरल का कोई भी टर्म फिक्स नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अटॉर्नी जनरल का 5 ईयर का टर्म है या फिर 3 ईयर्स का या 2 ईयर्स का। और जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह के रिमूवल का प्रोसीजर भी है और उनका टर्म वगैरह, तो अटॉर्नी जनरल का ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे टर्म मेंशन है और ना ही उनको कैसे रिमूव किया जाएगा प्रोसीजर मेंशन है। वो फिक्स नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का टर्म टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन कौन सा होगा, नन। इनमें से कोई भी नहीं। अटॉर्नी जनरल का टर्म फिक्स नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। तो वो कौन सा ईयर था, वो 2002। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एबोलिश द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली पार्लियामेंट का वो कौन सा एक्ट आया था जिसने जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब आया तो जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो एबोलिश हो गया। Move on the next question. In which of the following basic aims and objectives of the constitution are discussed? तो इनमें से किस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स एम और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया। तो बेसिकली इसका सही ऑप्शन होगा प्रेम्बल, क्योंकि जिसे इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है, वहाँ पे हमारे बेसिक्स एम और ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया है, डिस्कस किया गया। और यहाँ से आपको कोरिलेट करके चलना है कि प्रेम्बल को हमारे आज तक कितने बार अमेंड किया गया। तो सिर्फ एक बार आज तक प्रेम्बल को अमेंड किया गया, वो भी कब, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो उस बार में उसमें ऐड किया गया था हमारे पेपर में 3 चीज़ों को, एक तो सेक्युलर और दूसरा सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इनको ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो ये आपको कोरिलेट करते हुए चलना है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको याद रखना है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, maternity leave of how many weeks is available to mothers adopting a child below the age of 3 months from the date of adoption under maternity leave benefit amendment act। तो कितने वीक्स का मैटरनिटी लीव अवेलेबल होता है, 12 वीक्स इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी गुड बट विद द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। तो बेसिकली जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 हुआ था, तो इसमें से कौन सा स्टेट या यूटी बना था, वो हरियाणा था। Moving on to the next question, which article of the Constitution protects the President or Governor of a state against the proceeding in any court during the time they hold office। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जाके वो चाहे वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो स्टेट के, तो जब वो कोई क्रिमिनल करते हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है इस आर्टिकल की वजह से, जब तक वो ऑफिस में अपने रहते हैं। तो आर्टिकल 361(2) में ये मेंशन किया गया है। Moving on to the next question, according to which section of IPC says if anyone commits any offence by accident or without knowledge in performance of his legal duty in legal manner with proper care and caution no offence। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आईपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जहाँ पे मेंशन किया गया कि कोई भी आदमी जब वो जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, वो अपना लीगल ड्यूटी लीगल मैनर से पूरा कर रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर या नहीं करता और वो गलती से हो जाता है, वो ऐसा चाहता नहीं है और वो लिखा रहता है लक में, तो वो हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। जब ऐसा किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है तो ये आईपीसी के सेक्शन 80 में मेंशन किया गया है। Moving on to the next question, what fraction of seats in the private schools are reserved for weaker sections of the society under the right to education act। तो अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट सीट जो कि प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होते हैं वीकर सेक्शन के लिए, तो वो 25% इज द राइट ऑप्शन। Move on to the next question, as per the table of precedence who among the following enjoys the highest ceremonial protocol। तो इनमें से कौन हाईएस्ट ceremonial protocol enjoy करते हैं, वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। Moving on to the next question, the directive principle of state policy was adopted from which of the following। तो डीपीएस में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये आप लोग कमेंट में बताएं कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। तो ये हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, ये किए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये याद रखना है आपको। Moving on to the next question, in which of the following can a non-member be the presiding officers। तो कौन होगा इसका सही ऑप्शन, राज्यसभा। Moving on to the next question, which part of the Indian Constitution deals with trade, commerce and
इंटरकोर्स विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये डील्स करता है? ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट 13 इज द राइट ऑप्शन। Our last question is who appoint the chairperson and members of National Human Rights Commission। तो बेसिकली ये अभी न्यूज़ में था, एनएचआरसी के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया हो। कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट में ज़रूर बताया। थैंक यू।